नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह बड़ी खबर बिहार से हम आपको बता रहे हैं, जहां जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुबह करीब 4 बजे हुई इनकी गिरफ्तारी है। इनकी गिरफ्तारी बीपीएससी परीक्षा के आंदोलन के बीच हुई है। पीके गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। प्रशांत किशोर के समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच हुई। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने इसकी पुष्टि की है। पीके गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें सुबह करीब 4 बजे हिरासत में ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्हें एम्स में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया है। पीके को बीपीएससी परीक्षा में बदलावों के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया। वे परीक्षा पैटर्न के बदलाव से छात्रों के असंतोष का समर्थन कर रहे थे। पीके कई दिनों से गांधी मैदान में अनशन पर बैठे थे। पुलिस ने उन्हें सुबह सुबह उठा लिया। उन्हें हिरासत में लेने से पहले उनकी मेडिकल जांच कराई गई। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने बताया कि पीके का स्वास्थ्य ठीक है। डीएम के मुताबिक पीके को सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल उन्हें कहां रखा गया है, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। दूसरी ओर पीके की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। समर्थक सड़क पर उतर गए हैं और हो हंगामा कर रहे हैं। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी ने दावा किया है कि पटना पुलिस ने पीके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। इससे पहले गांधी मैदान में पीके के साथ मारपीट भी की गई। पुलिस वाले ने थप्पड़ भी मारे हैं। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद सियासी बवाल होना तय है। फिलहाल पटना में तनावपूर्ण माहौल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। तो दानिश, जिस तरह से लगभग 4 दिनों से ऊपर से पीके आमरण अनशन पर बैठे थे, स्वास्थ्य जांच की जा रही थी, ऐसे में अचानक उनकी गिरफ्तारी, और वो भी अहले सुबह, क्या कुछ रहा यह पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताइए। देखिए कुणाल, सबसे बड़ी बात है कि आप अभी की जो बिहार की सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया और अब उन पर लीगल एक्शन करने की तैयारी चल रही है प्रशासन के द्वारा। उन पर 2 एफआईआर करवाया गया है गांधी मैदान थाना में। अब जो प्रशासन है वो न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन पर जो फैसला होगा उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पटना से बाहर नौबतपुर के एरिया में रखा गया है, और जो क्योंकि पटना का एरिया उनके समर्थक द्वारा जो है बहुत ज्यादा भीड़-भाड़ एरिया होने जा रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र से उनके जो पार्टी के नेता है वो पटना की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, पटना में आके आंदोलन करने के लिए। तो इसलिए प्रशांत किशोर को पटना से बाहर रखा गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां जहरीले कचरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जहरीले कचरे पर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पीथमपुर के लोगों की सहमति नहीं ली गई, ये वादी पक्ष की ओर से कहना है। और यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई, जहां पर जो भी वेस्ट था उसे पीथमपुर ले जाया गया, और उसके बाद जो हंगामा है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। यह बड़ी खबर पीथमपुर से। पीथमपुर के लोगों की सहमति नहीं ली गई है। यूनियन कार्बाइड का यह जहरीला कचरा है, पीथमपुर ले जाया गया यह कचरा है। पीथमपुर में जब से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे की पहुंचने की बात हुई है, तब से यहां भारी बवाल देखने को मिला है। भारी बवाल को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सख्ती पर भी उतर आया है। गलियों और मोहल्लों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। संयंत्र के सटे गांव तारपुरा के लोगों को चिन्हित कर उन्हें घरों में कैद कर दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने का फैसला लेते समय पीथमपुर के लोगों से कोई सलाह या सहमति नहीं ली गई। पीथमपुर में रहने वालों को रेडिएशन का खतरा हो सकता है। अगर रेडिएशन हुआ तो पीथमपुर में चिकित्सा सुविधाएं भी मौजूद नहीं है। इस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, तो यूनियन कार्बाइड का यह कचरा पीथमपुर पहुंचा, और उसके बाद हमने यह भी देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल इस कचरे को डिस्पोज नहीं किया जाएगा। लेकिन एक जनहित याचिका जो है दायर की गई है, क्या है यह याचिका और सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल वही जनहित याचिका है जिसमें ये मांग की गई है, क्योंकि जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है उसमें यही मांग की गई है
कि चूंकि जो पीथमपुर है वहाँ पे अगर ये ठोस वेस्टेज जो यूनियन कार्बाइड का था उसको जलाया जाता है तो वहाँ रेडिएशन का खतरा हो सकता है, और वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट या जो मेडिकल फैसिलिटी है उस टाइप की अवेलेबल नहीं है जिससे कि वहाँ के लोगों को सुविधा दी जाए। ऐसे में ये भी एक कारण दिया गया है। हालांकि अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और एनजीटी में भी इसको लेकर याचिकाएं दाखिल है, जिसमें अलग अलग दलीलों को सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो जहरीले कचरे के मामले पर बातचीत कर रहे थे अपने संवाददाता से। हालांकि उनकी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही थी, लेकिन एक जनहित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और यूनियन कार्बाइड का यह जहरीला कचरा है और इस पर आज सुनवाई होनी है। वहीं आज सबकी निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही आज मोहन सरकार भोपाल से पीथमपुर कचरा शिफ्ट करने के मामले पर अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। पीथमपुरा में कचरा जलाने का विरोध हो रहा है, इसलिए मोहन सरकार ने हाईकोर्ट से कुछ वक्त मांगा है या मांग भी सकती है। हाल ही में सीएस अनुराग जैन कह चुके हैं कि जनता की आम राय बनाकर कचरा जलाने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा जाएगा। उधर एक याचिका यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल पीठ में भी दायर की गई है। इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव से यह लिखित वादा लेने की गुहार लगाई गई है कि वे लिख कर दें कि कचरा जलाने से पीथमपुर के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से डिमांड की गई है कि सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह कचरे को जलाने को लेकर जनता की चिंताओं को दूर करे। इसकी डिटेल जानकारी मीडिया में प्रकाशित करवाई जाए। इसके साथ ही याचिकाकर्ता की तरफ से राज्य सरकार के अधिकारियों से कचरे को जलाने से आसपास के लोगों को कोई नुकसान न होने का शपथ पत्र लेने का अनुरोध किया गया है। तो भोपाल गैस त्रासदी के जो कचरे हैं उसे पीथमपुर शिफ्ट किए जाने के बाद यह सारा विवाद सामने आ गया है, क्योंकि पीथमपुर के लोगों ने साफ तौर पर इंकार कर दिया है कि भोपाल से इतनी दूर आकर के यह कचरा उनके इलाके में ना जलाया जाए। और इसीलिए सबकी निगाहें आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर भी टिकी हुई है, क्योंकि हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही मोहन सरकार भोपाल से पीथमपुर कचरा शिफ्ट करने के मामले पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे। पीथमपुर में कचरा जलाने का भारी विरोध हो रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार हाईकोर्ट से कुछ वक्त मांग सकती है। हाल ही में सीएस अनुराग जैन कह चुके हैं कि जनता की आम राय बनाकर कचरा जलाने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा जाएगा। उधर एक याचिका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल पीठ में भी दायर की गई है। हमारे संवाददाता संतोष सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। संतोष, तो जिस तरह से यूनियन कार्बाइड का यह कचरा जब से पीथमपुर पहुंचा है तब से मानिए कि वहां पर लोगों ने हो हंगामा शुरू कर दिया है। उनकी यह बात निकलकर सामने आ रही है कि उनके इलाके में क्यों। अब अभी तक क्या कुछ इस मामले में निकलकर सामने आया है? क्या कुछ सॉल्यूशन ढूंढ पाई है सरकार, या मामला अब कोर्ट में विचाराधीन ही होगा? हाँ बिल्कुल कुणाल, देखिए इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी प्रयासरत है और लगातार बैठक पे बैठक चल रही है। 2 दिन पहले देर रात डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की थी, कल कमिश्नर ने बैठक की है, लोगों को समझाइश देने की बात की जा रही है। लेकिन वहीं हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है जिसकी आज सुनवाई होनी है। और बताया यह भी जाता है कुणाल की ये जो कचरा है वो हाई कोर्ट के निर्देश से ही वहाँ पे जलाया जा रहा है। फिलहाल फिर ये याचिका जनहित याचिका हाई कोर्ट तक पहुंची है, तो देखने वाली बात ये होगी कुणाल आज हाई कोर्ट इसमें क्या अपना निर्णय देता है। फिलहाल अगर क्षेत्र की बात करी जाए, पीथमपुर की बात करी जाए, तो पीथमपुर में इस कचरे को लेकर काफी आक्रोश है और यहाँ की जो जनता है बिल्कुल रोड पे उतरी हुई है और आंदोलन के लिए तैयार है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जिस प्रकार भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी उसके परिणाम देखते हुए यहाँ के लोग जो हैं काफी सख्ते में हैं और इसी को लेकर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से ये सारी बातें बताने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बिगड़ती सेहत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।
स्वास्थ्य और शंभू बॉर्डर को खोले जाने समेत याचिकाओं पर सुनवाई होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत के मामले और इसके साथ ही शंभू बॉर्डर को खोले जाने समेत अन्य याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले 42 दिनों से डल्लेवाल आमरण अनशन पर हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ पिछले 42 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके स्वास्थ्य और शंभू बॉर्डर को खोले जाने समेत दाखिल अन्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को सरकार क्यों नहीं समझा पा रही है, सरकार उन्हें क्यों नहीं बता पा रही है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी किसान नेता का आंदोलन और अनशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेताओं के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कुछ किसान नेताओं के बयान आपत्तिजनक हैं। किसानों को संदेश दिया जाना चाहिए कि यह ठीक नहीं है। हमारा निर्देश यह नहीं था कि डल्लेवाल अपना अनशन तोड़ दें, लेकिन हालत बिगड़ने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो शंभू बॉर्डर को खोले जाने और डल्लेवाल की जो स्वास्थ्य है उसको लेकर के एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विवेक, डल्लेवाल की एक तो स्थिति के ऊपर विशेष फोकस रखा जा रहा है क्योंकि पिछले 42 दिनों से वो अनशन पर हैं। उसके साथ ही शंभू बॉर्डर का मसला, इन दोनों चीजों पर बातचीत होगी। इसके अलावा भी कुछ याचिकाएं हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? किन किन मुद्दों पर गौर फरमा सकती है कोर्ट? बिल्कुल कुंदन, अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामले की सुनवाई चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया है कि हम शंभू बॉर्डर से जुड़े मामले की सुनवाई तो करेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि किसान नेता जो भी जगजीत सिंह डल्लेवाल है वो किसानों के बड़े नेता हैं और अगर उनके स्वास्थ्य के ऊपर कोई असर पड़ता है तो स्थितियां और बिगड़ सकती है। तो सबसे पहला फोकस हमारा यही होगा कि उनके जीवन को सबसे पहले बचाने की कोशिश की जाए। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जब भी मामले की सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई है वो कमेटी के साथ किसान बात करें और बात करने के बाद अपनी चीजों को रखें। और हमारी भी प्रायोरिटी ये है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की जो स्थिति है उसके ऊपर उसको नियंत्रित किया जाए और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। अब वहीं अगर हम पंजाब सरकार की बात करें तो पंजाब सरकार हर बार जब सुनवाई होती है तो पंजाब सरकार ये बहुत स्पष्ट कहता है कि वो लाचार है। उसका कहने का तात्पर्य ये होता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल मानने को तैयार नहीं है कि वो धरना पर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि कोर्ट भी इस बात पे बहुत सख्त नाराज था कि पंजाब सरकार आखिर कैसे जगजीत सिंह डल्लेवाल को समझाने में नाकाम है। क्या उनको ये समझाने में नाकाम है कि अगर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं तो उनका धरना टूट जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। और जो मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आ रही है उसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी चीज ये है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जो हमारा काम है वो हम एक कमेटी बनाई है जो पंजाब हरियाणा कोर्ट के जज हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है। किसान जो है उनसे बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वहीं जो पंजाब सरकार है उसने बड़ा स्पष्ट करते हुए कहा कि इस हालात को बदलने के लिए केंद्र सरकार भी इसमें मदद कर सकती है कि केंद्र सरकार अगर एमएसपी और अन्य जो किसानों की मांग उस पर ध्यान दे तो इस धरने को खत्म किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया कि आप इस स्तर पे यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार इस मामले को माने, क्योंकि हमारे सामने ये मामला नहीं है, हमारे सामने मामला शंभू बॉर्डर को लेकर है और इन चीजों को लेकर है। तो हम जो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनके ऊपर कंटेम्प्ट का मामला चलाएंगे, उसके लिए क्यों ना हम नोटिस जारी करें। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उनको कुछ और वक्त दिया जाए, वो डल्लेवाल को समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख मुकर्रर की थी और ये कहा था कि आप अपना एक हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि स्थिति क्या नियंत्रण में हुई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सुरेश चंद्राकर हत्याकांड से जुड़ी हुई, जहां मुख्य आरोपी को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्रकार चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां ठेकेदार सुरेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि हत्या का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर ही है, वह पेशे से ठेकेदार है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्रकार के हत्या के मामले में हैदराबाद में जो छिपा हुआ था मास्टरमाइंड सुरेश, उसे गिरफ्तार किया गया है। घटना के सामने आने के बाद से ही वो फरार था। पुलिस के अनुसार सुरेश हैदराबाद में अपने ड्राइवर के घर पर छिपा हुआ था
उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और करीब 300 मोबाइल नंबरों का पता लगाया गया। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस फिलहाल सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। चंद्राकर की पत्नी को भी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एक ठेकेदार के शेड में सेप्टिक टैंक में पत्रकार चंद्राकर का शव मिला था। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो एक निजी चैनल के लिए भी योगदान देने वाले रिपोर्टर थे, को आखिरी बार नए साल के दिन बीजापुर के पुजारी पारा में अपने घर से निकलते हुए देखा गया था। जब वो वापस नहीं लौटे तो पत्रकार के भाई युकेश ने अगले दिन गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, तो पुलिस के लिए वाकई एक बड़ी सफलता, क्योंकि मुख्य आरोपी पेशे से ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को अंततः हिरासत में ले लिया गया। कहां से उनकी बरामदगी हुई, कहां से उन्हें दबोचा गया, कैसे वह निकले, एस्केप रूट बनाया गया, पूरे मामले पर प्रकाश डालिए। पीयूष, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप हमें पीयूष? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हम यहाँ पे दर्शकों को ये बता दें कि मुकेश चंद्राकर, जो बस्तर जंक्शन के नाम से एक ब्लॉग चलाता था और निजी चैनलों के लिए भी कुछ सहयोग किया करता था, उसकी हत्या सुरेश चंद्राकर की साजिश के तहत उसके भाइयों ने वहां की थी। इस प्रकार की बात पुलिस के द्वारा कही गई है। 1 तारीख से लापता मुकेश चंद्राकर का शव वहीं उन्हीं के यार्ड में सेप्टिक टैंक में बरामद हुआ था। उसके बाद से ये पूरी घटनाक्रम में एसआईटी का गठन राज्य सरकार ने किया था, जब बहुत ज्यादा आंदोलित हो चुके थे पत्रकार छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने हर शहर में तकरीबन बंद का ऐलान किया था या चक्का जाम किया था। और उसके बाद सरकार भी फ्रंट फुट में आ गई थी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने एसआईटी गठन की सीधी यहाँ पे बात कही थी। और जो हैदराबाद से गिरफ्तारी सुरेश चंद्राकर की जो हुई है, जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम का, उसे देर रात गिरफ्तार किया गया है। उसे बीजापुर लाया जा रहा है। बीजापुर में ही उसकी पूछताछ होगी। एसआईटी जो वहां पे मयंक गुर्जर, जो वहां के एसपी हैं, उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन हुआ है। 11 सदस्यीय टीम है जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वो सुरेश चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार किया है। कुणाल, ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका बातचीत करने के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मैया सम्मान योजना के तहत 56 लाख महिलाओं के खाते में एक साथ 2 माह की किश्त के रूप में 5-5 हजार रुपए हस्तांतरित करेंगे। यह बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सोरेन आज 5-5 हजार रुपए की किश्त हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार 18 से 50 वर्ष की हर महिला को अब प्रति माह 2,500 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करेगी। अगस्त 2023 से शुरू हुई इस योजना में अब तक 1,000 रुपए दिए जा रहे थे, अब राशि बढ़ाकर 2,500 कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड से जुड़ी हुई। यहाँ 56 लाख महिलाएं लाभान्वित होते हुए सीधे नजर आ रही हैं। 5-5 हजार रुपए के किश्त आज उनके खाते में पैसा जमा किया जाएगा। इस तरह इस आयु वर्ग की महिला को हर साल 30,000 रुपए मिलेंगे। और इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे, बातचीत करेंगे। अजय, तो जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा था, मौजूदा मुख्यमंत्री, और पूर्व में उन्होंने यह बात कही थी कि सरकार गठन के बाद जो भी बकाया राशि है मैया सम्मान योजना के तहत वो किश्त के तहत दे दी जाएगी। तो वो अपने वादे पर खरा उतरते हुए महिलाओं में कितना उत्साह है इस बात को लेकर? देखिए कुणाल, जैसे ही झारखंड की जो प्रचंड जीत हुई थी विधानसभा में झामुमो की, इसका बहुत बड़ा जो है योगदान था मैया सम्मान योजना। तो ये इसमें जो है उन्होंने घोषणा कर रखी थी। पहले जो राशि मिलती थी वो 1,000 रुपये मिलती थी, लेकिन उन्होंने जब झारखंड के ये मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने, उन्होंने फिर से घोषणा की कि जो महिलाओं को आर्थिक उदारीकरण के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए या ग्रामीण लोगों को तक जो है स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसी योजना तैयार की जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो लाभान्वित हो सके। क्योंकि देखने वाली बात तो ये है कि जो झारखंड की जो पृष्ठभूमि है, झारखंड में यहाँ खनिज बहुत यातायात में है, बिल्कुल। और कहने का मतलब है कि वो अपनी बात पर खरे उतरते हुए। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर देहरादून से, जहां फर्जी आयुष्मान कार्ड वाले पर कार्रवाई होगी। आयुष्मान कार्ड बनाकर मुफ्त इलाज जो किया जा रहा था
उसके तहत एक एडवाइजरी जारी की जा रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आधार और राशन कार्ड से अब पते का सत्यापन होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सतीश, तो जिस तरह से अब एडवाइजरी जारी की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, इसके बारे में भी बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। देखिए, प्रदेश में जो राशन कार्ड थे, पहले राशन कार्डों में इतनी ज्यादा धांधली हो रही थी कि जो हद से भी ज्यादा, क्योंकि वो लोग भी इस राशन कार्ड का फायदा ले रहे थे जिनको की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक ये था कि कुछ लोग यहाँ तक दिखाई दिए कि जो कि राशन जो है वहां से लेते थे, फ्री की राशन मिल रही थी और बाजार में सस्ते पौने दाम पे फ्री की राशन को बेचा करते थे। उसको लेकर बहुत ज्यादा ये हुई। फिर जो ये आधार कार्ड और इसका पहचान पत्र की है, तो वो भी यही था कि मतलब बना लिए, कहीं से भी आ गए और बन गए, क्योंकि ये जो है दलालों के थ्रू, ये जो है दलालगिरी बहुत ज्यादा चल रही थी। हाँ। तो ये लाइसेंस बनाने के लिए, अपना अन्य कहीं पे जमीन खरीदने के लिए, इस तरीके जो खरीद फरोख्त का, जिस तरीके जो लोग दलाली का काम करते हैं, उनका यही काम था कि दलाली करने के लिए जो है इस तरीके से किसी से भी 1000, 2000, 3000 लो, उसमें राशन कार्ड बना दो, उनका वो पहचान पत्र बना दो, उनका आधार कार्ड बना दो। तो ये बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल ये था कि कोई भी बना ले। लेकिन जब सत्यापन का ये कहा गया कि जारी की गई और एसओपी कहा गया कि सत्यापन हो और किन किन लोगों के फर्जी हैं और किन लोगों के सही हैं, क्योंकि चुनाव का टाइम है और बहुत जरूरी है ये भी, क्योंकि कोई बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके 2-2 वोटर कार्ड हैं और 2-2, इस तरीके को लेकर ये बहुत ज्यादा जरूरी था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।